हेलो एवरीवन। इस अमेंडमेंट क्लास में हम करेंगे वो सारी अमेंडमेंट्स जो कि सीए इंटरमीडिएट में 2023 एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल हैं। अगर कोई ऐसी अमेंडमेंट है जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में एप्लीकेबल हो गई थी तो उस अमेंडमेंट को मैं नहीं कवर करूंगा इस क्लास में, क्योंकि वो सारी अमेंडमेंट्स मैं किसी ना किसी प्रीवियस अमेंडमेंट क्लास में कवर कर चुका हूँ। चलिए जी, जो अमेंडमेंट्स हैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ वो हैं ओनली इन कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट और कंपनीज एक्ट के तहत बने हुए जो रूल्स हैं उनमें है अमेंडमेंट्स। कोई भी अमेंडमेंट नहीं है इन अदर लॉस। चलिए, छोटी छोटी सी अमेंडमेंट्स हैं तो बहुत जल्दी से हम इन्हें कर पाएंगे। सबसे पहले अमेंडमेंट को देखते हैं। ये अमेंडमेंट है इन रूल 21T ऑफ द कंपनी स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशंस डिटेल्स रूल्स 2014। अब अगर आप इस रूल नंबर को ना भी याद करें तो भी चलेगा, बस आपको सेक्शन नंबर जरूर याद होना चाहिए। जिस सेक्शन नंबर में स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन दी गई है तो उसका सेक्शन है 2 और उसका क्लॉज नंबर है 85। सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 85 में जो डेफिनेशन दी गई है स्मॉल कंपनी की, उसमें तो कोई भी अमेंडमेंट नहीं हुई सेक्शन 2 क्लॉज 85 में। पर इस सेक्शन 2 क्लॉज 85 के तहत एक रूल बना हुआ है। उस रूल में जो दो लिमिट्स हैं उन्हें अमेंड कर दिया गया है। चलिए, रूल कौन सा है? रूल है 21T। हम इसे कह सकते हैं यह क्लॉज नंबर टी ऑफ सब रूल 1 ऑफ रूल 2। और जो रूल्स हैं उनका नाम क्या है? वो है कंपनी स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशंस डिटेल्स रूल्स 2014। चल, सबसे पहले देखते हैं अमेंडमेंट क्या है। पेड अप शेयर कैपिटल की एक लिमिट हमें दी गई है एक्ट में जो लिखी हुई है ₹50 लाख। साथ में बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो प्रिस्क्राइब कर सकती है कोई भी अमाउंट जो भी वो ठीक समझे, वो हायर अमाउंट होगी एज कंपेयर टू ₹50 लाख। तो हायर अमाउंट कौन प्रिस्क्राइब करेगा? सीजी। और सीजी तुम कितनी हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब कर सकती हो तो तुम्हारे लिए भी एक चेक है, तुम कभी भी 10 करोड़ से ऊपर की पेड अप कैपिटल के अमाउंट को प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती हो। अब सीजी ने जो प्रिस्क्राइब किया था अमाउंट वो था ₹2 करोड़, लेकिन अब इसे अमेंड करके कर दिया गया ₹4 करोड़। चलिए, दूसरी अमेंडमेंट कहां हुई? जो टर्नओवर है उसकी जो लिमिट हुआ करती थी पहले होती थी ₹20 करोड़, तो उसे कर दिया गया ₹40 करोड़। अब अगर आपने ये दोनों लिमिट्स पहले याद की हुई थी तो सिंपल से आपको बात याद रखनी है कि ये लिमिट्स हो गई हैं डबल। पेड अप कैपिटल के लिए ₹2 करोड़ था, वो डबल होके हो गया ₹4 करोड़ का अमाउंट। और जो टर्नओवर का अमाउंट था वो था ₹20 करोड़, वो हो गया ₹40 करोड़। चलिए, अब देखते हैं इसे थोड़ा सा अगर एनालाइज करें। वैसे इसका काफी एनालिसिस मैं पहले करवा चुका हूं जो मैंने आपको मेन क्लास पढ़ाई थी, फिर भी देखते हैं बात को। अगर आज की डेट में बोला जाए कि कौन सी लिमिट्स हमें यूज करनी है जब भी हमें कोई कंपनी को बताना है कि ये स्मॉल कंपनी है या स्मॉल कंपनी नहीं है। पेड अप कैपिटल के लिए क्या आपको 50 लाख की लिमिट को यूज करना है? आंसर इज नो। क्या आपको इस ₹10 करोड़ को यूज करना है? वो भी नो। आपको ओनली एक लिमिट को यूज करना है, वो कौन सी लिमिट है? ₹4 करोड़। टर्नओवर के लिए क्या आपको ₹2 करोड़ को यूज करना है? नो। क्या आपको इस ₹100 करोड़ को यूज करना है? ये भी नो। ओनली एक लिमिट को यूज करना है और वो कौन सी है? ₹40 करोड़। इसका मतलब क्या हुआ? सपोज हमें बोला जाता है कि कोई कंपनी है सपोजिंगली एक्स लिमिटेड। अब इसके लिए जो मर्जी डेटा दिया गया हो हम कहेंगे कभी भी स्मॉल कंपनी हो नहीं सकती। रीजन मीन स्मॉल कंपनी तभी होती है जब वो कंपनी प्राइवेट कंपनी हो और एडिशनली कुछ शर्तें और भी पूरी करती हो। जो हम पढ़ते हैं यहाँ पर कि वो ऐसी ऐसी कंपनीज ना हो, 5 शर्तें पूरी होती हैं तभी हम कहेंगे कि वो स्मॉल कंपनी होगी। जब ऐसी ऐसी चीजें ना हो, वो पब्लिक कंपनी ना हो, किसी भी होल्डिंग कंपनी ना हो, किसी भी सब्सिडरी कंपनी ना हो, सेक्शन 8 में जो हम बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज उनमें कवर ना होती हो, और ना ही वो गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट हो, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी कंपनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जैसे मैंने आपको बोला एक्स लिमिटेड है, जो मर्जी डेटा दिया गया हो हम कहेंगे स्मॉल कंपनी तो हो ही नहीं सकती। अब अगली सिचुएशन को लेते हैं। सपोज आपको बोला जाता है कि एक कंपनी है जो कि है एक्स प्राइवेट लिमिटेड, और अब हमें बताना है कि क्या ये कंपनी स्मॉल कंपनी है या स्मॉल कंपनी नहीं है। हम चेक करेंगे क्या ये इन पांचों में से कहीं पर भी कवर होती है। भाई पक्की बात है पब्लिक कंपनी तो नहीं है, नाम से मालूम चल रहा है एक्स प्राइवेट लिमिटेड है। हमें बताया गया ये एक्स प्राइवेट लिमिटेड किसी कंपनी की होल्डिंग कंपनी है। मैं कहूंगा कुछ भी चेक मत करो और कह दो कि ये स्मॉल कंपनी नहीं है, क्योंकि तभी आप होगे स्मॉल कंपनी जब आप किसी भी होल्डिंग कंपनी ना हो, सेम भी आप सब्सिडरी कंपनी ना हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब सपोज आपको बताया गया है एक्स प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो इन शर्तों को पूरा करती है कि वो पब्लिक कंपनी भी नहीं है, होल्डिंग कंपनी भी नहीं है, सब्सिडरी भी नहीं है, एंड सो ऑन। और अब हमें बताया गया है इसकी पेड अप कैपिटल इतनी है और इसकी टर्नओवर इतनी है। पेड अप कैपिटल मुझे कितनी चेक करनी है? मुझे चेक करनी है ₹4 करोड़, और टर्नओवर को चेक करना है ₹40 करोड़। सपोज पेड अप कैपिटल हमें दी गई है ₹3 करोड़ और जो टर्नओवर दी गई है वो दी गई है सपोज ₹30 करोड़।
मैं कहूँगा दोनों शर्तें पूरी हो गई, पेड अप कैपिटल की भी और टर्नओवर की भी, इसलिए ये कंपनी एक स्मॉल कंपनी है। अब सपोज जो टर्नओवर है वो है ₹130 करोड़, पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट तो पूरी कर रही है ये एक्स प्राइवेट लिमिटेड कि ₹4 करोड़ से ज़्यादा नहीं है इसकी पेड अप कैपिटल, पर टर्नओवर 40 करोड़ से ज़्यादा है। अब क्या स्मॉल कंपनी है या नहीं है? हम कहेंगे स्मॉल कंपनी नहीं है। रीजन मीन दोनों बातें पूरी होनी चाहिए, पेड अप शेयर कैपिटल भी एक्सीड ना करे 4 करोड़ से और टर्नओवर भी एक्सीड ना करे ₹40 करोड़ से। ये बात हमें यहाँ लिख के मिल जाती है, बोथ द फॉलोइंग कंडीशंस, दोनों शर्तें पूरी करनी है। अब इस सिचुएशन में क्योंकि टर्नओवर है 130 करोड़ विच इज मोर देन 40 करोड़, हम कहेंगे ये कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं है। पर जब मैंने एग्जांपल रखा था ये 30 करोड़ ही थी टर्नओवर, तो हम कहेंगे ये एक स्मॉल कंपनी है। चलिए अब एक दो बातें और क्लैरिफाई कर देता हूं, क्यों हमें ये लिमिट लिखी मिल रही है पेड अप कैपिटल के लिए 50 लाख भी और पेड अप कैपिटल के लिए ₹10 करोड़ भी, इसका क्या लॉजिक है, क्या सिग्निफिकेंस है? चलिए सोचते हैं एक बात को, अगर मान लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स बनाकर कोई भी लिमिट प्रिस्क्राइब ही ना की होती, 4 करोड़ 2 करोड़ कोई लिमिट प्रिस्क्राइब ना की होती, तो हम स्मॉल कंपनी के लिए क्या चीज चेक करते? हम चेक करते 50 लाख रुपीस। इसका मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट तुम कुछ भी प्रिस्क्राइब ना करती तो पेड अप कैपिटल के लिए चेक किया जाता 50 लाख का अमाउंट और टर्नओवर के लिए चेक किया जाता 2 करोड़ का अमाउंट। लेकिन क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट आपने पेड अप कैपिटल प्रिस्क्राइब कर दी है 4 करोड़ रुपीस एज ऑन डेट, हम 4 करोड़ को देखेंगे ना कि 50 लाख को, और सेम वे टर्नओवर के लिए 40 करोड़ को देखेंगे ना कि 2 करोड़ को। क्लियर हो गई ये बात? अगली चीज, ये 10 करोड़ का क्या सिग्निफिकेंस है? सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट कल को फिर से अमेंड करके 4 करोड़ की लिमिट को इंक्रीज करना चाहे और कहे हम इसे 5 करोड़ करना चाहते हैं, आप कर सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट। आप इसे अमेंड करके सपोज 6 करोड़ करना चाहते हो, 8 करोड़ करना चाहते हो, 10 करोड़ करना चाहते हो, आप कर सकते हो। पर सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट कहे जी हम तो पेड अप कैपिटल की जो लिमिट है अब उसे 4 करोड़ से बढ़ा के कर देना चाहते हैं, सपोज ₹15 करोड़, क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कर पाओगे? हम कहेंगे बिल्कुल नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं? जो एक्ट है जिसका सेक्शन 2 का क्लॉज नंबर 85 है वो कहता है 10 करोड़ से ज्यादा की लिमिट आप प्रिस्क्राइब नहीं कर पाओगे सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर पेड अप कैपिटल। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आप 15 करोड़ की लिमिट लाना चाहते हो तो उसके लिए पहले आपको एक्ट को अमेंड करना होगा। आप एक्ट को अमेंड करो, यहां 10 करोड़ की लिमिट को इंक्रीज करो, 10 करोड़ की लिमिट को इंक्रीज करके सपोज आप 15 करोड़ कर देते हो, अब सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाकर आप 15 करोड़ की लिमिट ला पाओगे। तो इसका मतलब एक्ट में लिखी गई जो ये बात है ₹10 करोड़ की, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसका सिग्निफिकेंस है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाकर आप पेड अप कैपिटल को बढ़ा सकते हो, पर कितना बढ़ा सकते हो? 10 करोड़ तक का अमाउंट कर सकते हो पेड अप कैपिटल का रूल्स बनाकर। 10 करोड़ से ऊपर नहीं लिख सकते इन द रूल्स, जब तक ये 10 करोड़ की लिमिट है आप रूल्स में मैक्सिमम ला पाओगे 10 करोड़ की ही अमाउंट। सेम वे जब टर्नओवर की बात हम देखते हैं, टर्नओवर अगर कल को सेंट्रल गवर्नमेंट आप इंक्रीज करना चाहो ₹40 करोड़ से इंक्रीज कर सकते हो। कितना इंक्रीज कर सकते हो? रूल्स को अमेंड करके अप टू ₹100 करोड़। 100 करोड़ से ऊपर का लिमिट आप नहीं लिख पाओगे सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ टर्नओवर इन द रूल्स, क्योंकि एक्ट ही रोकता है। एक्ट कहता है 100 करोड़ से ऊपर का अमाउंट सीजी प्रिस्क्राइब नहीं करेगी। तो अगर देखा जाए तो अगर आपको एग्जाम में थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है तो आपको ये 50 लाख की लिमिट भी लिखनी होगी, ये 10 करोड़ की लिमिट भी लिखनी होगी और ₹4 करोड़ भी लिखना होगा। पेड अप कैपिटल के लिए 3 लिमिट्स हो गई और टर्नओवर के लिए आपको ₹2 करोड़ की लिमिट भी लिखनी होगी, ₹100 करोड़ की लिमिट भी लिखनी होगी और ये ₹40 करोड़ की लिमिट भी लिखनी होगी। पर एग्जाम में अगर कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है, आपको बताना है, या कोई एमसीक्यूज पे क्वेश्चन आता है और पूछा जाता है आपसे क्या ये कंपनी एक स्मॉल कंपनी है या नहीं है, तब आप ओनली लिमिट्स 2 चेक करोगे, पेड अप कैपिटल के लिए ₹4 करोड़ और टर्नओवर के लिए ₹40 करोड़। चलिए आई बिलीव ये अमेंडमेंट क्लियर हो गई होगी। अब अगर सम अप करें, अमेंडमेंट केवल छोटी सी 2 हुई। 2 करोड़ की लिमिट जो पेड अप कैपिटल की थी उसे कर दिया गया डबल 4 करोड़ और टर्नओवर की जो लिमिट थी ₹20 करोड़ उसे भी कर दिया गया डबल, कर दिया गया ₹40 करोड़। और कोई अमेंडमेंट नहीं हुई है स्मॉल कंपनी डेफिनेशन में। चलिए आ जाते हैं अगली एक अमेंडमेंट पर। सेक्शन 42 के तहत हम कंसेप्ट पढ़ते थे प्राइवेट प्लेसमेंट का। ये प्राइवेट प्लेसमेंट का कंसेप्ट कौन यूज कर सकता था? प्राइवेट कंपनी भी कर सकती थी, पब्लिक कंपनी भी कर सकती थी। कुछ खास लोगों को जब आप एक ऑफर देते हो कंपनी और कहते हो कि आप खास लोगों में से जो चाहे हमारे शेयर्स या डिबेंचर सब्सक्राइब कर सकता है, हम उसे कहते थे प्राइवेट प्लेसमेंट है। अगर सेक्शन 42 की सारी शर्तें पूरी की जाए, हम उन्हें बोलते थे आइडेंटिफाइड पर्संस जिन्हें की ये दी जाती थी ऑफर, या हम कह सकते हैं जिन्हें ये दिया जाता था इन्विटेशन। सेक्शन 42 में पहले ही बहुत सारी शर्तें हम पढ़ चुके हैं। इसके तहत जो रूल्स बने हुए हैं उन रूल्स में भी हम काफी सारी शर्तें पढ़ चुके हैं। वो रूल है रूल नंबर 14। सो रूल 14 में बहुत सारी शर्तें हैं। अब रूल 14 में एक अमेंडमेंट करके एक और नई शर्त लाई गई। सबसे पहले इस शर्त को पढ़ते हैं, फिर इसको एनालाइज करेंगे। No offer or invitation of any securities shall be made by way of private placement to a body corporate incorporated in a country which shares
a land border with India or a national of a country which shares a land border with India, unless such body corporate or the national, as the case may be, has obtained approval under the Foreign Exchange Management Non-Debt Instruments Rules 2019 and attached the same with the private placement offer cum application letter. पहले तो देखते हैं हम, अगर हमें बोला जाए कंट्री विच शेयर्स अ लैंड बॉर्डर विद इंडिया, तो हमारे पास इसके कई एग्जांपल्स हो सकते हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चाइना है एंड सो ऑन। तो अगर हमसे बोला जाता है कि आप बताओ ये एक कंपनी है से एक्स लिमिटेड या मे बी ये कंपनी है प्राइवेट कंपनी वाई प्राइवेट लिमिटेड, ये चाहती है कि हम प्राइवेट प्लेसमेंट करें कई सारे लोगों को, जिन लोगों में सपोज कुछ इंडिविजुअल्स भी हैं, मिस्टर ए बी सी डी ऐसे करके कुछ लोग हैं सपोज अप टू जेड, और साथ में कुछ कंपनीज भी हैं, मान लेते हैं कोई कंपनी है ए लिमिटेड, कोई कंपनी है बी लिमिटेड, कोई है सपोज सी प्राइवेट लिमिटेड एंड सो ऑन। ऐसे हम कई सारी कंपनीज को अप टू से जेड लिमिटेड चाहते हैं कि हम प्राइवेट प्लेसमेंट करके अलॉटमेंट करें। ये जो कंपनी है एक्स लिमिटेड या वाई प्राइवेट लिमिटेड, ये कहाँ की है, ये हमें बोला जाता है ये है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, इंडिया की कंपनी है, तो इस कंपनी पर एप्लीकेबल हो रहा है सेक्शन 42 और ये कर रही है प्राइवेट प्लेसमेंट। अब जो प्राइवेट प्लेसमेंट करके ये ऑफर दे रही है, इन्विटेशन दे रही है अपनी सिक्योरिटीज का, वो दे रही है मिस्टर ए बी सी एटसेट्रा को। इनमें सपोज सारे के सारे लोग ही, और ये जो कंपनीज है ए लिमिटेड बी लिमिटेड एटसेट्रा, ये सारे के सारे ही जिनको भी ये ऑफर इन्विटेशन दिया जा रहा है, ये सब इंडिया ही हैं। मैं कहूंगा अब तो ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल ही नहीं हुई हमारे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। रीजन, ये कब एप्लीकेबल होती है, जब ऐसे किसी व्यक्ति को ऑफर इनविटेशन दिया जाए जो कि किसी दूसरे देश का हो, और वो दूसरा देश कौन सा हो, जो शेयर करता है लैंड बॉर्डर विद इंडिया। अब सिचुएशन लेते हैं, मान लेते हैं बोला जाता है ये जो मिस्टर ए हैं, ये हैं सपोज कोरिया के रहने वाले, क्या अब ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा? हम कहेंगे अभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि कोरिया, यूएस, रशिया ये वो कंट्रीज नहीं हैं जो कि इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। तो अब दूसरी सिचुएशन लेते हैं, ये जो मिस्टर बी हैं सपोजिंगली ये रहने वाले हैं पाकिस्तान के, और इन्हें ऑफर इनविटेशन दे रही है ये कंपनी एक्स लिमिटेड या फिर ये कंपनी वाई प्राइवेट लिमिटेड। क्या अब ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा? हम कहेंगे बिल्कुल। आप पाकिस्तान के रहने वाले हो मिस्टर बी, तो इसका मतलब आप भी एक नेशनल हो, किस कंट्री के? पाकिस्तान के। इन पाकिस्तान वो कंट्री है विच शेयर्स लैंड बॉर्डर विद इंडिया। इसी तरीके से एग्जांपल लेते हैं बी लिमिटेड। बी लिमिटेड क्या है, मालूम चलता है ये एक सपोज चाइना की कंपनी है। जब ये चाइना की कंपनी है बी लिमिटेड, तो हम कहेंगे ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है, और जब बॉडी कॉर्पोरेट है कैसे कंट्री में बनी हुई है, ऐसी कंट्री में इनकॉर्पोरेट हुई है विच शेयर्स द लैंड बॉर्डर विद इंडिया। अब ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। चलिए पहले तो हमने एप्लीकेबिलिटी को देखा, अब हमने क्या प्रोविजन रखा, हमने कहा फेमा में जो बात लिखी हुई है उसी बात को हम कंपनीज एक्ट में भी ले आए। अब फेमा के तहत बने हुए रूल्स हैं, जिन रूल्स का नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स रूल्स 2019। ये अब हमारे सिलेबस में नहीं है, पर सपोजिंगली आप इन्हें पढ़ते हैं तो आपको इसमें पढ़ने को मिल जाता है एक रूल जिसका नंबर है 6। रूल नंबर 6 में लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए होगी जब भी कभी शेयर्स को अलॉट किया जाना है ऐसे व्यक्ति को जो कि रहने वाला है किसी ऐसे कंट्री का विच शेयर्स एन लैंड बॉर्डर विद इंडिया, या फिर ऐसी किसी बॉडी कॉर्पोरेट को शेयर्स दिए जा रहे हैं जो बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट हुई है इन अ कंट्री विच शेयर्स लैंड बॉर्डर विद इंडिया। तो जो बात रूल 6 में लिखी गई है, रूल 6 किसका? ये जो फेमा के तहत बने हुए रूल्स हैं उनका। बहुत अच्छा होगा अगर आप इन रूल्स का नाम जरूर याद रख लें, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स रूल्स 2019। इन रूल्स के तहत जो इनका रूल 6 है, जो बात बोलता है उसी बात को हमने इस रूल नंबर 14 में भी लिख दिया। ये रूल 14 हमारे सिलेबस में है क्योंकि ये रूल 14 है कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल्स 2014 का। चलिए जी अब पढ़ते हैं इसे फिर से। आप कोई ऑफर या इनविटेशन देना चाहते हो, कौन सी कंपनी? एक्स लिमिटेड या फिर आप वाई प्राइवेट लिमिटेड। आप किस व्यक्ति को देना चाहते हो? ऐसे व्यक्ति को जो नेशनल है, रहने वाला है किसी ऐसे कंट्री का जो शेयर करता है लैंड बॉर्डर विद इंडिया, या फिर ऐसी किसी बॉडी कॉर्पोरेट का, मेरा एग्जांपल था बी लिमिटेड, जो बॉडी कॉर्पोरेट बनी है, इनकॉर्पोरेट हुई है ऐसे कंट्री में विच शेयर्स लैंड बॉर्डर विद इंडिया। फिर हम कहेंगे अप्रूवल लेनी होगी। अब आप देखेंगे यहां पर वर्ड लिखा है अप्रूवल। ये अप्रूवल किसकी अप्रूवल है? तो ये अप्रूवल है सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल। ये कैसे पता चलता है? जो आप रूल 6 पढ़ते हो फेमा के तहत बने हुए इन रूल्स का, तो अप्रूवल चाहिए होगी फेमा के तहत, और इस अप्रूवल की कॉपी को अटैच किया जाएगा जब भी आप एक्स लिमिटेड या वाई प्राइवेट लिमिटेड आप इशू करोगे एक अपना लेटर। वो लेटर को हम क्या बोलते हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर। चलिए बात क्लियर हुई होगी। एक बात पे गौर करिएगा, मैंने एक लाइन अभी तक नहीं बोली, एक बार आप लोगों के सोचने के लिए, अप्रूवल किसे लेनी होगी?
अगर मिस्टर बी आप रहने वाले हो पाकिस्तान के और सपोज बी लिमिटेड आप हो एक ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो कि इनकॉर्पोरेट हुई हो किसी ऐसे कंट्री में जो शेयर करता है लैंड बॉर्डर विद इंडिया, मेरा एग्जांपल था चाइना की कंपनी है, तो अप्रूवल कौन लेगा? मिस्टर बी लेंगे, बी लिमिटेड लेगी, या फिर ये कंपनी लेगी एक्स लिमिटेड वाई प्राइवेट लिमिटेड जो कि इंडिया की कंपनी है एक्स लिमिटेड और वाई प्राइवेट लिमिटेड और जो प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है। अब गौर से पढ़िएगा, आंसर इसी लाइन में लिखा हुआ है। देखेंगे आप, ऑफर इनविटेशन अगर देना है ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट या ऐसे नेशनल को जो कि ऐसी कंट्री का है जो शेयर करता है लैंड बॉर्डर विद इंडिया, तो नहीं दिया जाएगा। कब तक नहीं दिया जाएगा? अनलेस, जब तक कि नहीं सच बॉडी कॉर्पोरेट और द नेशनल हैज obtained। तो आपको इस बात पे ध्यान देना है, इस बॉडी कॉर्पोरेट को लेनी होगी अप्रूवल या इस नेशनल को लेनी होगी अप्रूवल। इसका मतलब एक्स लिमिटेड तुम्हें अप्रूवल नहीं लेनी, वाई प्राइवेट लिमिटेड तुम्हें अप्रूवल नहीं लेनी, अप्रूवल लेनी होगी मिस्टर बी को या अप्रूवल लेनी होगी इस बी लिमिटेड को, अगर मिस्टर बी पाकिस्तानी है, अगर ये बी लिमिटेड चाइना की कंपनी है। चलिए जी, आई बिलीव ये अमेंडमेंट भी क्लियर हो गई होगी। चलिए जी, आ जाते हैं इससे अगली अमेंडमेंट पर। ये अमेंडमेंट है इन रूल नंबर 16। ये बहुत सिंपल सी छोटी सी अमेंडमेंट है। अब इसमें क्या चीज बोली गई है सबसे पहले ये देखते हैं। मान लेते हैं आप कोई भी एक कंपनी हो जो कि डिपॉजिट्स ले रहे हो। जब आप डिपॉजिट्स लेते हो तो डिपॉजिट्स के लिए भी हम बोलेंगे एक बात, एक हमारे लिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट आता था रूल, जिसे हम बोलते थे रूल 2 सब रूल 1 उसका क्लॉज नंबर सी। इसमें बहुत सारे क्लॉजेज लिखे गए थे, सब क्लॉजेज लिखे गए थे जिनमें बोला गया था अगर आप इन चीजों में कवर हो जाओगे तो इसे डिपॉजिट नहीं बोला जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से कोई लोन लेते हो तो उसे नहीं माना जाएगा डिपॉजिट। आप किसी कंपनी से लोन लेते हो तो उसे नहीं डिपॉजिट माना जाएगा। आप किसी एम्प्लॉय से सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हो उसे डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। आप डायरेक्टर से कोई पैसा लेते हो उसे डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, एंड सो ऑन। बहुत सारी चीजें थी और बहुत सारी शर्तें भी थी इसमें। अब सपोजिंगली आप एक कंपनी हो जिसने कुछ ऐसा पैसा लिया जो इस रूल 21C के तहत कवर होता है, तो हम कहते हैं वो तो डिपॉजिट ही नहीं है। एक ये भी पॉसिबिलिटी है आपने ऐसा पैसा उधार लिया जो इस रूल 21C में कवर नहीं होता, तो डिपॉजिट है। तो दो तरीके का पैसा कंपनी आपके पास आ रहा है जो कि डिपॉजिट है और दूसरी पॉसिबिलिटी जो डिपॉजिट नहीं है। तो कंपनी आपकी एक ड्यूटी होती थी, आप क्या करते थे, आप एक रिटर्न फाइल करते थे इस फॉर्म DPT 3 में और आप उसमें बताते थे कौन सा पैसा हमने लिया है उधार जो कि डिपॉजिट है, और ये भी बताते थे हमने ये पैसा उधार लिया है जो कि डिपॉजिट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता क्योंकि वो रूल 21C में कवर होता है। ठीक हुई बात? चलिए ना, बस गवर्नमेंट कंपनी के लिए कुछ एक्सेप्शन थी। अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो उसे ओनली ये बताना होता है कि उसने कौन से पैसा लिया है जो डिपॉजिट के रूप में है। पर अगर आप अदर देन गवर्नमेंट कंपनी हो तो आपको दोनों बातें बतानी होती थी, जो जो डिपॉजिट की डेफिनेशन में कवर हुआ और वो भी बताना होता था जो डिपॉजिट नहीं माना जाता है, नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट एज पर रूल 21C। चलिए, मैंने आपको जो पुरानी पढ़ाई हुई चीज है उसी को एक बार रिकैप करा दिया कि फॉर्म DPT 3 में ये डिटेल्स भरनी होती थी कंपनी आपको। अब इस पॉइंट को पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर सी। ये जो रिटर्न आप कंपनी फाइल करते हो इसको ऑडिट करवाना होता था पहले भी, ये तो कोई अमेंडमेंट नहीं है, पहले भी ये बात लिखी थी ऑडिट कौन करेगा, ऑडिटर ऑफ द कंपनी करेगा। बस पहले यहां तक के वर्ड से अब कुछ नए वर्ड्स ऐड हुए हैं। इसका मतलब आप कंपनी जो DPT 3 फॉर्म फाइल कर रहे हो वो गलत तो नहीं है, इस बात को चेक करेगा ऑडिटर और ऑडिटर इसका ऑडिट करेगा। अब हमने एक रिक्वायरमेंट और ऐड की, हमने कहा इसी फॉर्म DPT 3 में थोड़ी सी जगह और बना दी जाएगी। ऑडिटर लिखेगा कि मैंने चेक कर लिया है जो जो चीजें DPT 3 फॉर्म में भरी हैं कंपनी ने वो सारी सही हैं, और ऑडिटर इस पर अपने डिजिटल सिग्नेचर्स अटैच करेगा। इसका मतलब ऑडिटर इसे डिजिटली साइन करेगा। तो बस हमने यही बात बोल दी, डिक्लेरेशन सबमिट करेगा ऑडिटर। डिक्लेरेशन किस बात का? इस बात का डिक्लेरेशन होगा कि ऑडिटर इस डिक्लेरेशन के तहत कहेगा कि फॉर्म DPT 3 में जितनी भी इंफॉर्मेशन कंपनी ने भरी है मैंने वो चेक कर ली है और वो इंफॉर्मेशन करेक्ट है, और इस डिक्लेरेशन को आप साइन करोगे ऑडिटर। तो साइन करने के लिए क्या आपको कोई नया फॉर्म यूज करना है? बिल्कुल नहीं, DPT 3 फॉर्म को ही हमने चेंज कर दिया, अमेंड कर दिया और उसमें ये डिक्लेरेशन की थोड़ी सी जगह बना दी और उसी में कह दिया कि आप अपने डिजिटल सिग्नेचर्स भी अटैच कर दो ऑडिटर। तो एक सिंपल सी बात आई, पहले फॉर्म DPT 3 ओनली कंपनी भरती थी, कंपनी के बिहाफ पर कोई DPT 3 फॉर्म को साइन करता था। तो हमने कहा DPT 3 फॉर्म को साइन आप भी करोगे ऑडिटर, और जब साइन कर रहे हो तो इसका मतलब आप एक डिक्लेरेशन दे रहे हो कि आपने इस DPT 3 फॉर्म को चेक कर लिया है, कंपनी ने इसमें पर्टिकुलर सही भरे हैं। छोटी सी अमेंडमेंट है, आ जाते हैं अब अगली अमेंडमेंट पर।
ये बहुत छोटी सी सिंपल सी अमेंडमेंट है। चार्जेस के चैप्टर में एक नया रूल नंबर 13 के नाम से इंसर्ट किया गया और इसमें क्या चीज कही गई, ये फॉर्म नंबर्स जो हैं CHG1, CHG4, CHG8, CHG9, ये फॉर्म्स फाइल होते हैं जब जब कंपनी आप कोई चार्ज को क्रिएट करते हो या आप कोई चार्ज मॉडिफाई करते हो या कोई चार्ज का सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज होता है या जब आप डिबेंचर्स इशू करते हो और चार्ज क्रिएट करते हो, तो या सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रूवल के लिए एक एप्लीकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन दी जाती है एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए, तब ये फॉर्म्स जो हैं वो किए जाते हैं फाइल। CHG1 कब फाइल किया जाता है, जब जब कंपनी तुमने कोई चार्ज क्रिएट किया होता है तो तुम्हें इसे रजिस्टर करना होता है, या कोई चार्ज को मॉडिफाई करते हो तब हम कहते हैं इसे फाइल करना होता है। CHG4 की बात कब आ जाती है, जब जब कोई चार्ज था और इसका सेटिस्फेक्शन होता है तब। CHG8 किस लिए होता है, एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए होता है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रूवल देते, सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देते हो कि जो टाइम लिमिट थी हमने उसमें फाइलिंग नहीं की है, इससे आप हमारा टाइम एक्सटेंड कर दो। CHG9 का भी इशू फाइल किया जाता है जब जब कंपनी आप डिबेंचर्स इशू करते हो और चार्ज क्रिएट होता है, तो डिबेंचर्स इशू करके चार्ज क्रिएट करने पर स्पेशली फॉर्म यूज होता है CHG9। ये 4 फॉर्म फाइल करती है आमतौर पर तो कंपनी, और कंपनी फाइल करती है तो कंपनी के बिहाफ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक मीटिंग करके किसी को ऑथोराइज कर देते हैं कि इस पर्टिकुलर डायरेक्टर को ऑथोराइज किया जाता है, ये डायरेक्टर इस फॉर्म को फाइल करेगा। ठीक हुई बात। अब सोचिए, मान लेते हैं कंपनी का वाइंडिंग अप शुरू हो जाता है, या वाइंडिंग अप को ही हम दूसरा नाम दे सकते हैं लिक्विडेशन, कंपनी का लिक्विडेशन शुरू हो जाता है। तो अब क्या होगा, हम कहेंगे अब कंपनी का बोर्ड तो रहता ही नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सारी पावर्स खत्म हो जाती हैं। तो जब बोर्ड की पावर्स खत्म हो गई, बोर्ड किसी को ऑथोराइज ही नहीं कर सकता कि इन फॉर्म्स को फाइल करो, तो फॉर्म कौन फाइल करेगा, हमने कहा भाई सिंपल अमेंडमेंट करके एक बात लिख देते हैं, फॉर्म फाइल करेगा लिक्विडेटर। जो लिक्विडेटर लिक्विडेशन का काम कर रहा होगा, वाइंडिंग अप का काम कर रहा होगा, उसी की ड्यूटी बना देते हैं, वही इन फॉर्म्स को फाइल करेगा। तो जो भी फॉर्म से जब तक कंपनी का लिक्विडेशन नहीं हो रहा, कंपनी का वाइंडिंग अप नहीं हो रहा, फॉर्म कौन फाइल करेगा, कंपनी के बिहाफ पर कोई भी ऑथोराइज व्यक्ति, और ऑथोराइज कौन करेगा, बोर्ड करेगा। पर अगर कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा होगा तो कौन फाइलिंग करेगा, फाइल करेगा लिक्विडेटर। अब अगली सिचुएशन पर आते हैं। एक एक्ट है हमारे पास IBC 2016, शॉर्ट में मैंने लिखा है, वैसे इसका पूरा नाम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। इस एक्ट के तहत ये पॉसिबल है कि किसी कंपनी का लिक्विडेशन नहीं हो रहा पर उसका एक प्रोसेस शुरू हो जाता है जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं CIRP, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। तो इस एक्ट के तहत ये प्रोसेस शुरू होता है CIRP, और इस प्रोसेस को करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, उसके लिए हम कई सारे नाम रखते हैं। उसे हम IP भी बोलते हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, या हम उसे बोल देते हैं इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल IRP, या हम उसे IRP बोलते हैं इंट्रिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, या हम उसे RP भी बोलते हैं रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। अब इन चारों टर्म्स में थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, पर हमने इतनी डिटेल में नहीं जाना कि हम इन चारों वर्ड्स को पढ़ें, तो यहाँ उनका डिफरेंस समझे। मोटे मोटे तौर पर जो भी ये प्रोसेस कर रहा होता है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, उसे हम बोलते हैं या तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, या हम बोलते हैं इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, या हम बोलते हैं इंट्रिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, या हम उसे बोलते हैं रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। वो ये काम करता है CIRP का। इस प्रोसेस को करने का मकसद क्या होता है CIRP को, कि हमें ऐसा लग रहा है कि एक कंपनी शायद अपना पैसा चुका नहीं पाएगी जो उसने पैसा चुकाना है, तो इसी बात को हम देखते हैं क्या वो पैसा चुकाने लायक है या नहीं है, हम उसको उसकी इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करने की एक कोशिश करते हैं। और वो किस एक्ट के तहत होता है, IBC के तहत होता है। अब IBC के तहत एक प्रोविजन है जिसमें एक बात बोली गई है, उसमें एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 16, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलता है। IBC का सेक्शन 16 कहता है जैसे ये प्रोसेस शुरू होगा CIRP का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारी सारी पावर्स खत्म हो जाएंगी। अब सोचिए, अगर किसी दिन IBC 2016 के तहत ये वाला प्रोसेस CIRP का प्रोसेस शुरू हो गया, जस्ट उससे एक दिन पहले ही एक चार्ज क्रिएट हुआ था, उस चार्ज का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी था, पर अभी तक रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं था। अब कौन करेगा, क्योंकि CIRP शुरू हो गया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर्स खत्म हो गई, तो कौन करे, हमने कहा भाई सिंपल सी बात, जो CIRP का प्रोसेस कर रहा होगा व्यक्ति, वो कौन होगा, ये होगा IP या IRP या ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, वो ही फाइलिंग करेगा। बस अब पढ़ के देखिएगा, ये जो 4 फॉर्म्स हैं, इनकी फाइलिंग करने के लिए हम किसको ऑथोराइज कर रहे हैं, हम कह रहे हैं तुम फाइलिंग कर देना इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, या फिर उसका नाम रख दिया रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। और अगर लिक्विडेशन हो रहा होगा तो लिक्विडेटर फाइलिंग करेगा। चले जी, कोई ऐसी कंपनीज के लिए बात आएगी जिन कंपनीज का रेजोल्यूशन हो रहा होगा, रेजोल्यूशन होने का मतलब CIRP चल रहा होगा,
या जो कंपनीज का लिक्विडेशन चल रहा होगा, लिक्विडेशन को हम बोल सकते हैं जिनका भी वाइंडिंग अप चल रहा होगा। चलिए जी, तो साइन करेगा कौन व्यक्ति? साइन करेगा लिक्विडेशन के केस में लिक्विडेटर, और अगर सीआईआरपी चल रहा होगा तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल करेगा इन्हें साइन, और फाइल भी वही व्यक्ति करेगा। वही व्यक्ति मींस लिक्विडेटर या जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, तो उनको फाइलिंग भी की जाएगी विद द रजिस्ट्रार बाय सेम पर्सन। चलिए जी, आई बिलीव ये अमेंडमेंट भी आप लोगों को सिंपल सी लगी होगी। एक एक मिनट अगर लगाकर आप इसे सोच लेंगे तो देखिएगा दिमाग में बात साथ साथ बैठ जाएगी। आ जाते हैं अब इससे आगे। सेक्शन नंबर 128 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो बताता है कंपनी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है, उसके बारे में डिटेल प्रोविजंस हैं। उसमें एक रूल 3 आता है, जिस रूल 3 में अमेंडमेंट है। रूल 3 में बताता है कि कंपनी आपके लिए ये भी पॉसिबल है कि आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन कर सकते हो। इसी रूल 3 में छोटी छोटी कुछ अमेंडमेंट्स हैं जिन्हें हम देखते हैं। पॉइंट नंबर ए है, द बुक्स ऑफ अकाउंट एटसेट्रा शेल रिमेन एक्सेसिबल इन इंडिया। इन वर्ड्स को भी मैंने छोड़ दिया, यही अमेंडमेंट से लाए गए वर्ड्स हैं। तो जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट एटसेट्रा हैं वो एक्सेसिबल इन इंडिया रहेंगी, सो एज टू बी यूजेबल फॉर सब्सिक्वेंट रेफरेंस। इसका मतलब कोई कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन कर रही है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, बिल्कुल आप कर सकते हो, बस ये एक्सेसिबल रहे। इसका मतलब इन्हें देखा जा सके, इन्हें चेक किया जा सके। पहले ये नहीं लिखा था किस समय, तो अब एक क्लैरिफिकेशन ला दी गई, एट ऑल टाइम्स। इसका मतलब ये पॉइंट ही ऐसा नहीं है कि साल में आपको एक दिन के लिए बुक्स का एक्सेस प्रोवाइड करना है। हर समय हर दिन आपको बुक्स का एक्सेस प्रोवाइड करना है। फॉर एग्जांपल, अगर रजिस्ट्रार आता है कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर और आकर कहता है कि मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट देखनी है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट का एक्सेस उसे मिलना चाहिए। अब हमने क्लैरिफिकेशन ये भी दे दी, एट ऑल टाइम्स, हमेशा मिलना चाहिए। चलिए अब आते हैं इसमें। सपोजिंगली आप एक कंपनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बुक्स मेंटेन करते हो। आपने क्या किया, मान लेते हैं आपने कोई इनकम बुक की अपनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में, और वो इनकम है ₹5 लाख की। कुछ दिनों के बाद दिमाग में एक बात आई, ये 5 लाख की इनकम को कम करके हम दिखा देते हैं ओनली 1 लाख रुपीज, जिससे कि हमारा रेवेन्यू कम हो जाए, प्रॉफिट कम हो जाए, टैक्स कम हो जाए। अब क्या किया, बड़ी एक सिंपल सी बात है। जैसे टैली, आप एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, आपने टैली में जाकर ये जो वाउचर था जिसमें आपने 5 लाख रुपीज की इनकम बुक की थी, आपने उसे चेंज किया और कर दिया 1 लाख रुपीज। कंपनी ने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा, पर अब एक चीज लिखी गई रूल 3 में, जो भी आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करोगे उसमें एक होना चाहिए बहुत अच्छा फीचर। फीचर कौन सा? फीचर होना चाहिए ऑडिट ट्रेल का। इसका मतलब ये बात पता चल जानी चाहिए कि पहले जो एंट्री की गई थी 5 लाख रुपीज से की गई थी, फिर उसे चेंज करके 1 लाख रुपीज किया गया। अब ये बात पकड़ में आना बहुत ईजी हो गया, क्योंकि ऑडिट ट्रेल देखकर मालूम चल जाएगा कहां कहां कंपनी ने क्या क्या चेंजेस किए हैं। हो सकता है कंपनी से गलती हुई हो, 1 लाख रुपीज से ही ये 1 लाख रुपीज की इनकम थी, पर गलती से 5 लाख की एंट्री हो गई। कोई बात नहीं, कंपनी तुम्हें मौका मिलेगा जब भी तुमसे पूछताछ होगी कि तुम एक्सप्लेन करो गलती कैसे हुई थी, उसके कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिखाओ। पर अगर तुम कोई फर्जी काम कर रहे हो तो पकड़े जाने के चांसेस बहुत बढ़ गए। रीजन मीन सीधे हाईलाइट हो जाएगा कि क्या क्या कंपनी ने चेंजेस किए हैं, तो इसे बोलेंगे ऑडिट ट्रेल का प्रोविजन है। और साथ में जो आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसमें यह फीचर भी होना चाहिए कि अकाउंट, ये जो ऑडिट ट्रेल है इसे आप डिसेबल नहीं कर सकते हो। तो बहुत हमारे पास इंपॉर्टेंट वर्ड्स हुए। फीचर होना चाहिए कि रिकॉर्ड की जाएगी ऑडिट ट्रेल हर ट्रांजैक्शन की। इसका एक एडिट लॉग बनेगा जिससे कि पता चलेगा कहां कहां कब कब किस किस डेट में क्या क्या चेंज हुआ है, और यह भी इंश्योर किया जाए कि इस ऑडिट ट्रेल को डिसेबल नहीं किया जा सकता। यहां तक तो कोई अमेंडमेंट नहीं है। अमेंडमेंट क्या है, हमने कहा आपको कंपनीज कुछ समय दे रहे हैं कि ऐसा अच्छा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप ले पाओ, इसलिए हमने समय आपको पहले दिया हुआ था 1 अप्रैल 2022, बल्कि इससे पहले जब ये आया था सबसे पहले तो टाइम लिमिट थी 1 अप्रैल 2021। उसे अमेंड किया गया और डेट बढ़ा दी गई 1 अप्रैल 2022, फिर से डेट बढ़ा दी गई और अब डेट हो गई 1 अप्रैल 2023। तो 1 अप्रैल 2023 से ये मैंडेटरी हो गया है कि हर कंपनी जो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करेगी वो जरूर ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करे जिसमें कि ऑडिट ट्रेल का प्रोविजन हो, ऑडिट ट्रेल रिकॉर्ड हो, एडिट लॉग बने और उसे डिसेबल ना किया जा सके। अमेंडमेंट छोटी सी हुई, डेट को बढ़ा दिया गया 1 साल से, तो 1 अप्रैल 2023 हो गई ये डेट। चलिए, दो छोटी छोटी अमेंडमेंट्स कर ली, एक है एट ऑल टाइम्स, दूसरी अमेंडमेंट हो गई 1 अप्रैल 2023। आ जाते हैं इसके आगे, पॉइंट नंबर जी। The backup of the electronic records shall be kept in servers physically located in India on, पहले लिखा था पीरियोडिक बेसिस, अब वर्ड्स हो गए डेली बेसिस।
चलिए, कंपनी जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हो, कल को ऐसा ना हो कंपनी कहे जी सारा डेटा करप्ट हो गया, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट अब हम खुद नहीं देख सकते क्योंकि डेटा करप्ट हो गया। तो अगर डेटा करप्ट हुआ तो उसका कोई बैकअप होगा। बैकअप कहां पर होगा? कोई ऐसे सर्वर्स में जो सर्वर्स के लिए मैंडेटरी है कि वो इंडिया में ही हो। ये बात तो पहले भी थी, बस पहले लिखा था पीरियोडिक बेसिस। अब कोई कंपनी कह सकती थी जी पीरियोडिक बेसिस पर हम बैकअप लेते हैं, और वो पीरियोडिक बेसिस है सपोज मंथली, हम तो हर महीने बैकअप लेते हैं। तो क्लैरिटी नहीं थी, हम ये नहीं कह सकते थे कि कंपनी गलत कर रही है, क्योंकि रूल में लिखा हुआ था पीरियोडिक बेसिस पर आपको बैकअप लेना है, और 1 मंथ भी पीरियोडिक बेसिस है भाई। अब हमने रूल 3 में एक अमेंडमेंट किया और हमने कहा हम बहुत क्लियरली लिख रहे हैं पीरियोडिक नहीं डेली बेसिस। अब 1 मंथ पर बैकअप लेना अलाउड नहीं है, पर वीक आप लोगे बैकअप वो भी अलाउड नहीं है, डेली बेसिस पर बैकअप लेना जरूरी है। तो हम कहेंगे रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए, डेली बेसिस पर आपका बैकअप रिकॉर्ड होना जरूरी है। चलिए आ जाते हैं इस पॉइंट नंबर एच पर। कंपनी तुम्हें रजिस्ट्रार को इंटीमेट करना होता था एनुअल बेसिस पर। एनुअल बेसिस का मतलब क्या था? जब भी कंपनी तुम फाइल करती थी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो तुम फाइल करती थी सेक्शन 137 के तहत, उसी को हम बोलते हैं एनुअल बेसिस। तो एनुअल बेसिस मींस एज पर सेक्शन नंबर 137। आप पहले ये 4 चीजें बताते थे, अब आपको एक एडिशनली और चीज भी बतानी होगी। जब आप इंटीमेशन दोगे रजिस्ट्रार को तो 5वीं चीज क्या बताओगे, इसे देखते हैं। Where the service provider is located outside India, the name and address of the person in control of the books of account and other books and papers in India। तो बात आई, आप जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है जिससे कि आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ले रहे हो, वो सपोज इंडिया के बाहर का है, हम कहते हैं भाई इंडिया का भी एक व्यक्ति होना चाहिए जिसकी जिम्मेवारी फिक्स की जाए, और उस व्यक्ति का नाम भी रजिस्ट्रार को बताओ, उस व्यक्ति का एड्रेस भी रजिस्ट्रार को बताओ। वो व्यक्ति कौन है जो रिस्पॉन्सिबल है कि इन बातों को चेक करे कि रूल 3 की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं। तो हम कहेंगे जो भी व्यक्ति है इन कंट्रोल ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, उस व्यक्ति का नाम बताओ, उस व्यक्ति का एड्रेस बताओ टू द रजिस्ट्रार। ये कब बताओगे? जब एनुअल बेसिस पर, दैट मींस एज पर सेक्शन 137 आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स फाइल कर रहे होगे विद द रजिस्ट्रार, उस समय आप रजिस्ट्रार को इंटीमेशन दोगे। ये 4 चीजें हमने पहले पढ़ी हुई हैं, ये 5वीं चीज की इंटीमेशन और दोगे, एडिशनली दोगे। चलिए ये हो गई अमेंडमेंट 128 की। अब आ जाते हैं सेक्शन 135 जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेक्शन है। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हैं। एज सच देखा जाए तो सेक्शन 135 में अमेंडमेंट्स नहीं है, इसके तहत ये जो बने हुए रूल्स हैं कंपनी CSR पॉलिसी रूल्स 2014, इन रूल्स में अमेंडमेंट्स हैं छोटी छोटी कई सारी। सबसे पहले तो हमारे पास पॉइंट नंबर 1 एप्लीकेबिलिटी में 2 पॉइंट्स होते थे, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी। पॉइंट बी हट गया है, तो जब पॉइंट बी हट गया तो हम कहेंगे एक ही पॉइंट बचा, तो मैंने इसे ए का नंबर नहीं दिया, ए बी काट दिया। सेक्शन 135 कब अप्लाई होता है? इनमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। जब कंपनी आपकी नेटवर्थ है या तो ₹500 करोड़ या इससे भी ज्यादा, टर्नओवर है ₹1000 करोड़ और मोर, नेट प्रॉफिट है 5 करोड़ मोर, क्या तीनों रिक्वायरमेंट्स पूरी हों इकट्ठा या कोई एक? तो आंसर इज कोई एक। अगर एक भी पूरी हो गई रिक्वायरमेंट तो CSR का सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा कंपनी आपके ऊपर। आपको CSR कमेटी भी बनानी होगी, CSR एक्सपेंडिचर भी करना होगा, 135 में दी गई सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होंगी। तो 1 और मोर ऑफ द फॉलोइंग अगर पूरा हो जाए तब आपके लिए जरूरी होता है कंपनी 135 को कंप्लाई करना। अब ये जो हम 3 रिक्वायरमेंट्स देखते हैं, हम ये कैसे देखते हैं? हम देखते हैं ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हमें चेक करना है कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में क्या सेक्शन 135 आपके ऊपर एप्लीकेबल है एक्स लिमिटेड, या आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। मुझे चेक करना है ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा जी मुझे डेटा दे दो इससे प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। वो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कौन सा हुआ? वो 2021-22। अगर 2021-22 में इन 3 में से एक भी क्राइटेरिया पूरा हो गया तो मैं कहूंगा अब 22-23 में आपको CSR का सेक्शन एप्लीकेबल होगा एक्स लिमिटेड। बड़ी सिंपल सी बात। अब सिचुएशन को लीजिएगा। 2021 में सपोज हमें बोला जाता है जो कंपनी है इसका जो नेट प्रॉफिट था वो था, मान लेते हैं ₹6 करोड़। तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 इसमें हम कहेंगे सेक्शन 135 एप्लीकेबल हुआ, और ये पहली बार एप्लीकेबल हुआ है कंपनी तुम्हारे ऊपर एक्स लिमिटेड। इससे पहले कभी तुम पर सेक्शन एप्लीकेबल नहीं हुआ था 135। क्यों नहीं हुआ था? रीजन बीइंग इन 3 में से कोई भी क्राइटेरिया कभी भी पूरा ही नहीं हुआ था। पहली बार ये क्राइटेरिया पूरा हुआ 21-22 फाइनेंशियल ईयर में, इसलिए CSR का सेक्शन एप्लीकेबल हो गया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। अब बात आती है अगला फाइनेंशियल ईयर आ गया
23-24। क्या इस फाइनेंशियल ईयर 23-24 में एक्स लिमिटेड तुम पर सेक्शन 135 एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? मैं कहूंगा जी फिर से चेक करो, इसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? इसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 2022-23। क्या इसमें तीन में से कोई भी क्राइटेरिया एप्लीकेबल हुआ? मान लेते हैं तीन में से एक भी क्राइटेरिया अब एप्लीकेबल नहीं हुआ। नेट प्रॉफिट भी कम, नेट प्रॉफिट भी कम, नेटवर्थ भी कम, टर्नओवर भी कम। अब क्या सेक्शन एप्लीकेबल होगा? हम कहेंगे नहीं एप्लीकेबल होगा। पर जब तक अमेंडमेंट नहीं हुई थी तब तक हमारा आंसर होता था एप्लीकेबल होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक अमेंडमेंट नहीं थी ये वर्ड्स लिखे हुए थे, अगर कोई कंपनी है विच सीजेस टू फुलफिल द अबव क्राइटेरिया फॉर 3 consecutive financial years shall not be required to constitute CSR committee and comply with the provisions contained in section 135 till such time it meets the criteria specified above। इसका मतलब अगर जब तक अमेंडमेंट नहीं हुई थी तब तक एक कंपनी इस सेक्शन 135 में एक साल कवर हो गई, एक फाइनेंशियल ईयर में कवर हो गई, तो पक्का था अगले 2 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए भी कवर रहती ही रहती थी। पर अब ये वर्ड्स हट गए। इसका मतलब हर फाइनेंशियल ईयर एक अलग फाइनेंशियल ईयर है। हर फाइनेंशियल ईयर के लिए आप अलग से टेस्ट करोगे कि क्या इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में ये क्राइटेरिया पूरा हुआ या ये क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ। तो हर फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको सेपरेटली चेक करना है। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट बन गया जो लॉजिकली होना चाहिए था। ये चीज जो थी बिना बात का एडिशनल बर्डन था कंपनीज के ऊपर कि वो CSR के सेक्शन में फंसी रहती थी अगले 2 साल भी, चाहे वो इन तीनों में से एक भी क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रही हैं, फिर भी अगले 2 साल तो पक्का वो फंसी ही रहती थी, अब नहीं फंसी रहेंगी। चलिए ये एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हो गई। अब आ जाते हैं इसके आगे। सेकेंड अमेंडमेंट, CSR कमेटी बनानी होती है। किसे बनानी होती है? पॉइंट नंबर ए तो बड़ा सिंपल सा एक लॉजिक है। अगर आपके ऊपर 135 एप्लीकेबल है, इट मींस आप इन तीन में से एक क्राइटेरिया को भी पूरा करते हो तो आपको CSR कमेटी बनानी है। ये पॉइंट नंबर ए कहता है। हमने एक अमेंडमेंट करके एडिशनली रिक्वायरमेंट रख दी। अ कंपनी हैविंग एनी अमाउंट इन इट्स अनस्पेंट CSR account shall constitute a CSR committee and comply with the provisions contained in section 135। अब सोचते हैं अनस्पेंट CSR की बात क्या है। मान लेते हैं एक्स लिमिटेड, आपके ऊपर ये सेक्शन नंबर 135 एप्लीकेबल हो गया किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, वो फाइनेंशियल ईयर 2022-23। क्यों एप्लीकेबल हुआ? क्योंकि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपने तीन में से एक रिक्वायरमेंट या एक से ज्यादा रिक्वायरमेंट को पूरा किया होगा। अब यहां पर आपको क्या करना था? आपको स्पेंड करना था कुछ पैसा CSR एक्टिविटीज पर, और वो पैसा कितना होता है? 2% होता है ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स। ये 2% आपको खर्च करना था, पर ये 2% आप नहीं खर्च कर पाए थे, कुछ पैसा खर्च करना रह गया था। तो आपने क्या किया? जो डेफिशिएंसी थी, जो पैसा खर्च नहीं किया था, वो आपने ट्रांसफर कर दिया इस अकाउंट में, अनस्पेंट CSR अकाउंट में। अब सोचें, इस फाइनेंशियल ईयर में आपने खर्चा पूरा नहीं किया है तो अगले फाइनेंशियल ईयर में करोगे, पर अगले फाइनेंशियल ईयर में ये कंपनी बाहर हो गई सेक्शन 135 से। किस वजह से? क्योंकि वो इन तीन में से कोई भी क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रही। तो क्या 135 एप्लीकेबल होगा अगले साल या नहीं होगा? सोचते हैं, अगर एप्लीकेबल नहीं हुआ तो हम इससे कैसे स्पेंड कर पाएंगे जो बचा हुआ खर्चा था, जो इसने डेफिशिएंसी वाला खर्चा था, तो हम इससे खर्च करवाएंगे कैसे? हम कहेंगे क्योंकि तुम्हारा कुछ पैसा रखा हुआ है अनस्पेंट CSR अकाउंट में, इसीलिए तुम्हारे ऊपर अभी भी बर्डन है, तुम CSR कमेटी अभी भी बनाओगे, 135 सेक्शन अभी भी तुम पर एप्लीकेबल रहेगा। ये तो बहुत लॉजिकल बात है। तो सिंपल लॉजिक क्या हुआ? अगर कुछ भी पैसा रखा हुआ है अनस्पेंट CSR अकाउंट में तो तुम पर CSR का सेक्शन 135 लगता रहेगा, तुम्हें CSR कमेटी अभी भी बनानी होगी। चलिए अब आ जाते हैं इसके आगे, CSR इंप्लीमेंटेशन। रूल नंबर 4 में है, अब जो कोई भी कंपनी है, सपोज एक्स लिमिटेड है, आपको CSR पर कुछ पैसा खर्च करना है। मान लेते हैं जो 2% है वो एवरेज नेट प्रॉफिट्स का निकल कर आता है। मैं ऐसी एक एग्जांपल ले लेता हूं, ₹200 करोड़, 200 करोड़ रुपए आपको खर्चने हैं। बहुत बड़ी कंपनी है, इसका एवरेज नेट प्रॉफिट बहुत बहुत ज्यादा रहा होगा, इससे 200 करोड़ आ गया। अगर मैं बोलूं इसका नेट प्रॉफिट कितना आया होगा, ₹10,000 करोड़ आया है। अगर 10,000 करोड़ आया तो इसका 2% कितना हो जाएगा? ₹200 करोड़ होगा। अब ये 200 करोड़ आप कैसे खर्च करोगे? या तो एक्स लिमिटेड आप खुद खर्च करोगे या आप किसी और के थ्रू खर्च करोगे। अब वो कोई और क्या हो सकता है? वो हो सकती है या तो कोई कंपनी जो कि सेक्शन 8 के तहत बनी हो, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, या हो सकता है वो कोई ट्रस्ट जो कि रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट हो, या फिर वो हो सकती है कोई सोसाइटी जो कि रजिस्टर्ड सोसाइटी हो। तो आपको ये 3 जरिए से
पैसा खर्च करने का तरीका मिल जाएगा, या तो आप खुद कर लो या किसी कंपनी के थ्रू कर लो, मैंने कंपनी को 1 बोल दिया, या रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट या फिर कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी। यही नाम आपको यहाँ पॉइंट नंबर डी में भी लिखे मिल जाएंगे, कंपनी एस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 8 या रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट या रजिस्टर्ड सोसाइटी। चलिए नाउ इसी तरीके से पॉइंट बी में भी कंपनी एस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 8, रजिस्टर्ड ट्रस्ट, रजिस्टर्ड सोसाइटी। तो ये वर्ड्स हमारे पहले पढ़े हुए हैं, यहाँ तक तो कोई अमेंडमेंट नहीं है। हमने क्या चीज कही, हमने कहा ये जो भी कंपनी है या फिर ट्रस्ट है या फिर सोसाइटी है, इसके लिए जरूरी है कि इनकम टैक्स एक्ट के कुछ सेक्शंस की कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी कर चुका हो। अब वो रिक्वायरमेंट क्या होगी, एग्जेम्पशन मिल चुकी हो अंडर सेक्शन 10 या फिर ये रजिस्टर्ड हो अंडर सेक्शन 12 साथ ही साथ यहाँ पर वर्ड है एंड अप्रूवल मिल चुकी हो अंडर सेक्शन 80G। ये रिक्वायरमेंट हमने रख दी। इसका मतलब 80G वाली एक कंडीशन तो पूरी करनी ही करनी है, साथ में एक कंडीशन और पूरी करो, या सेक्शन 10 में एग्जेम्पशन लो या सेक्शन 12A के तहत रजिस्टर हो जाओ। तो इनकम टैक्स एक्ट की 2 रिक्वायरमेंट्स पूरी करना जरूरी होगा। ये पॉइंट नंबर ए में भी आ गया और यही बात पॉइंट नंबर डी में भी आ गई। अगर आप देखोगे एंड वर्ड को पहले मैंने मार्क किया, अप्रूवल लेनी जरूरी है 80G में। दूसरी बात, या तो सेक्शन 10 के तहत एग्जेम्पशन ले लो या सेक्शन 12A के तहत रजिस्टर हो जाओ। तो मैं कहूंगा पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर डी में दोनों में बिल्कुल सेम अमेंडमेंट है। आपने एक जगह याद कर ली ए में, वही सेम डी में अप्लाई हो जाएगी। अब आते हैं ये रिक्वायरमेंट हमने ना बी में लिखी और ना सी में लिखी, उसकी क्या वजह, एक सिंपल लॉजिक लीजिएगा। बी और सी में अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं कंट्रोल है। कैसे पता चल रहा है, पॉइंट नंबर बी में ये जो कंपनी है या ट्रस्ट है या फिर सोसाइटी है, इसे बनाया ही गवर्नमेंट ने है। यहाँ मैंने वर्ड बोला है गवर्नमेंट, वो सीजी भी हो सकती है, एसजी भी हो सकती है। यहाँ अगली बात पॉइंट नंबर सी में देखो, ये एंटिटी है जिसे एस्टेब्लिश किया है अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इसका मतलब सीजी के तहत बनाए, सीजी के बनाए गए किसी लॉ के तहत, या स्टेट लेजिस्लेचर, इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए किसी लॉ के तहत। तो सिंपल लॉजिक हुआ, जो पॉइंट नंबर बी और सी है उसमें तो गवर्नमेंट का कंट्रोल है। जिस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, हम उसके लिए इनकम टैक्स एक्ट की रिक्वायरमेंट्स नहीं लगा रहे हैं कि 80G में अप्रूवल मिला हो या साथ में बोले सेक्शन 10 की एग्जेम्पशन हो या फिर सेक्शन 12A का रजिस्ट्रेशन हो, बिल्कुल नहीं। पॉइंट बी और सी में क्योंकि गवर्नमेंट के कंट्रोल वाली हैं ये एंटिटीज, इसलिए इन पर इनकम टैक्स एक्ट वाली जो रिक्वायरमेंट्स हैं 80G वाली, सेक्शन 10 वाली या सेक्शन 12A वाली, वो एप्लीकेबल नहीं है। पर पॉइंट ए और डी में कहीं पर भी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, इससे हमने कहा इनकम टैक्स एक्ट वाली रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल होंगी, 80G वाली भी होगी और साथ में या तो सेक्शन 10 की होगी या सेक्शन 12A की होगी। आई बिलीव ये बात क्लियर हो गई होगी। वेल, अब देखते हैं छोटा सा एक्सप्लेनेशन ऐड कर दिया गया पॉइंट नंबर सी में। ये जो शब्द लिखा गया एंटिटी, इस एंटिटी का मतलब क्या है, ये एक्सप्लेनेशन के जरिए पता चलता है। फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज सी, तो क्लॉज सी में हमें क्या बोला गया है, कोई भी एंटिटी जो कि या तो सीजी ने बनाई हो किसी लॉ के तहत, दैट मींस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, या एसजी ने बनाई हो स्टेट लेजिस्लेचर का कोई एक्ट हो। एंटिटी का मतलब क्या है, कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर टू अंडरटेक एक्टिविटीज कवर्ड इन शेड्यूल 7 ऑफ द एक्ट। अगर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो पढ़ के लगेगा इसमें खास नई बात क्या बताई, सब आपको ऑब्वियस लगेगा, पढ़ के देखिएगा। क्लॉज सी में जो शब्द आ रहा है एंटिटी, उसका मतलब क्या है, कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी। अब भाई एक सिंपल सी बात है, जब भी किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत या स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट के तहत कोई भी बॉडी बनती है, हम उसे स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये वर्ड्स तो क्लॉज सी में लिखे ही आ रहे हैं। स्टेट लेजिस्लेचर, ये भी वर्ड्स क्लॉज सी में लिखे आ रहे हैं। टू अंडरटेक एक्टिविटीज कवर्ड इन शेड्यूल 7, ये बात हमें पता है कि CSR एक्टिविटीज कौन सी की जा सकती हैं, जो शेड्यूल 7 में लिखी हैं। तो पढ़ के हमें लगता है इस एक्सप्लेनेशन में तो कुछ खास नहीं बताया गया, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात को सोचेगा। सपोज आप एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ते हैं तो सोचेगा LIC किसके तहत बनी हुई है, ये बनी हुई है LIC एक्ट 1956 के तहत। क्या ये एक एंटिटी है, बिल्कुल है। क्या ये एस्टेब्लिश हुई है अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल हुई है। तो अगर आप सोचेंगे क्या LIC कवर हो रही है इस पॉइंट नंबर सी में, तो आपको देख के लगेगा यस कवर हो रही है, क्योंकि LIC एक एंटिटी भी है, एस्टेब्लिश्ड हुई है अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पर आप सोचेगा एक्सप्लेनेशन पढ़ के दोबारा क्वेश्चन का आंसर करें, क्या LIC कवर होगी इस पॉइंट सी में, तो LIC तुम तब कवर होगी जब ये सारे शब्द तुम पर एप्लीकेबल हो। क्या LIC एक एंटिटी है, बिल्कुल है। क्या एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, बिल्कुल है। क्या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत बनी है, बिल्कुल है। पर क्या LIC बनाई गई है फॉर द पर्पज ऑफ अंडरटेकिंग एक्टिविटीज कवर्ड इन शेड्यूल 7, आंसर इज नो।
शेड्यूल 7 वाली एक्टिविटीज करने के लिए एलआईसी का गठन नहीं किया गया था, इंश्योरेंस देने के लिए एलआईसी का गठन किया गया था। इस 2 से हमें मालूम चल रहा है पर्पस। इसका मतलब एक्सप्लेनेशन को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। एक्सप्लेनेशन क्यों बनाया गया, एक्सप्लेनेशन ना के ये बात बोली गई पॉइंट नंबर सी के तहत जो भी खर्चा करेगी एंटिटी, वो एंटिटी कौन होनी चाहिए, जिसे खास तौर से बनाया गया है, जिसे बनाने का मकसद ही था कि वो सीएसआर एक्टिविटीज करे। पर एलआईसी बनाने का मेन मकसद ये नहीं था कि वो सीएसआर एक्टिविटीज करे। तो ये शब्द सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए इस एक्सप्लेनेशन के। टू का मतलब पर्पस क्या होना चाहिए, उस एंटिटी को बनाने का पर्पस होना चाहिए कि वो एंटिटी वो एक्टिविटीज करे जो एक्टिविटीज शेड्यूल 7 में दी गई हैं। चलिए आ जाते हैं इससे अगली अमेंडमेंट पर, वो भी सीएसआर के ही रूल्स में है। सीएसआर रिपोर्टिंग। अब भाई सीएसआर रिपोर्टिंग में तो ये पॉइंट्स बहुत सारे हैं, अमेंडमेंट कहां पर है उसे देखते हैं। एक इम्पैक्ट असेसमेंट करवाने की बात बोली जाती है कि आप एक कंपनी हो, मान लेते हैं सपोजिंगली एक्स लिमिटेड, और आपने सीएसआर पर कुछ खर्चा किया। मान लेते हैं जो आपने सीएसआर एक्सपेंडिचर किया वो आपने किया, बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर था, ₹200 करोड़ का। हमने कहा भाई हो सकता है ये 200 करोड़ का जो आपने एक्सपेंडिचर किया है वो कई सारे अलग अलग तरीकों से किया हो। मान लेते हैं इसने कोई ऑर्फनेज बनाया था, हो सकता है इसने कोई स्कूल बनाया था, हो सकता है इसने कोई हॉस्पिटल बनाया था, एंड सो ऑन। इससे कई सारी ऐसी एक्टिविटीज की थी कि चैरिटेबल हॉस्पिटल बना दिया, ओल्ड एज होम्स बना दिए, वगैरह वगैरह। अब सपोज कोई हॉस्पिटल बनाने में जो खर्चा हुआ है वो हुआ है 1 करोड़ रुपीज से भी ऊपर का, तो 1 करोड़ की लिमिट आपको याद रखनी है। ₹1 करोड़ और मोर का अगर आपने कोई खर्चा किया है, तब इसके लिए आप एक रिपोर्ट लोगे किसी एजेंसी से, और वो एजेंसी बताएगी कि जो आपने हॉस्पिटल बनाया उसका क्या इंपैक्ट आया है। तो इसे हम बोलेंगे इंपैक्ट असेसमेंट की आपको एक रिपोर्ट लेनी होगी। किन कंपनीज को लेनी होगी, जिनका ये बड़ा खर्चा है, ₹10 करोड़ या इससे भी ज्यादा का अगर खर्चा है आपका कंपनी, तब हम बोलेंगे कि आपके लिए ये इंपैक्ट असेसमेंट कराना जरूरी है। तो अगर आपका एवरेज सीएसआर ऑब्लिगेशन जो है पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स का वो रहा है ₹10 करोड़ या इससे ज्यादा का, तो आपको इंपैक्ट असेसमेंट करवाना होगा अपने हर उस सीएसआर प्रोजेक्ट का जिसमें आपने खर्चा किया है ₹1 करोड़ का या उससे ज्यादा। अब इंपैक्ट असेसमेंट सपोज कोई एजेंसी जो कर रही है वो आपसे कुछ अमाउंट चार्ज करती है, मान लेते हैं ₹20 लाख। उसने कहा जी हम ये देखेंगे जो आपने एक्स लिमिटेड खर्चा किया 1 करोड़ रुपीज या उससे ज्यादा का कोई हॉस्पिटल बनवाने में, उसका क्या इंपैक्ट आया है, क्या गरीबों को उसका बेनिफिट मिला है, कितना बेनिफिट मिला है, उसका हम असेसमेंट करेंगे, आपसे ₹20 लाख चार्ज करेंगे। कंपनी एक्स लिमिटेड ने 20 लाख पे कर दिया ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, मान लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 2022-23। अब कंपनी एक्स लिमिटेड कहती है जी देखिए फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भी हमें सीएसआर पर खर्च करना था, और मान लेते हैं इस साल में खर्च करना था ₹225 करोड़। तो जो हमने 20 लाख रुपए खर्च किए हैं इंपैक्ट असेसमेंट की कॉस्ट, हम चाहते हैं इस 20 लाख को भी सीएसआर मान लिया जाए, ये भी सीएसआर एक्सपेंडिचर हो। तो मुझे तो कुछ गलत नहीं लगता भाई, ये भी तो रिलेटेड टू सीएसआर ही है। तो जो भी इंपैक्ट असेसमेंट कॉस्ट होगी वो मान लिया जाएगा सीएसआर एक्सपेंडिचर। अब सोचेगा, मान लेते हैं कंपनी एक्स लिमिटेड कहती है जी इंपैक्ट असेसमेंट करने के हमने 20 लाख रुपए नहीं खर्च किए, हमने तो 20 करोड़ खर्च कर दिए। हो सकता है कोई कहे जी हमने तो 20 करोड़ नहीं, हमने तो इसके लिए खर्च कर दिए 100 करोड़ रुपए। किस बात के, रिपोर्टिंग करवाने के, इंपैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट लेने के लिए। भाई ये तो बहुत ज्यादा है, क्या इसे सीएसआर मान लिया जाए? अगर सीएसआर मान लिया गया तो क्या होगा, 225 करोड़ तो आपने सीएसआर पे खर्च करना था, 100 करोड़ रुपीस तो आपने एक एजेंसी से रिपोर्ट लेने के लिए कर लिए। कौन सी रिपोर्ट, इंपैक्ट असेसमेंट। तो क्या इतने बड़े खर्चे को अलाउ कर दें? हमने कहा नहीं भाई, इतना बड़ा खर्चा सीएसआर के लिए अलाउ नहीं करेंगे। अब हमने लिमिट्स लगा दी। लिमिट क्या है, तो अब जो अमेंडमेंट के बाद की लिमिट्स हैं उन्हें पढ़ाता हूं मैं, पुरानी लिमिट्स को नहीं देखते। एक हो गई हमारे पास 2% ऑफ द टोटल सीएसआर एक्सपेंडिचर फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, और ₹50 लाख विच एवर इज हायर। पहले लिखा होता था विच एवर इज लेस, अब हो गया विच एवर इज हायर। पहले 5% था, अब 2% हो गया। अब सोचते हैं आपको इस फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में कितना सीएसआर एक्सपेंडिचर करना है, सपोज 225 करोड़। तो इस 225 करोड़ का मैं कैलकुलेट कर लूंगा 2%, मेरे पास एक फिगर आ जाएगी। दूसरी फिगर
लिखी हुई है रूल्स में वो है ₹50 लाख। जो भी हायर होगी इतनी अलाउ होगी, इससे ज्यादा अलाउ नहीं होगी। तो 100 करोड़ अगर आप खर्च कर देते हो पक्का अलाउ नहीं होगा। क्यों नहीं अलाउ? कितना होगा? 225 करोड़ का 2%, और वो 2% कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 2.25 इंटू 2, 4.5 करोड़। 4.5 करोड़ एक फिगर आ गई, 50 लाख एक फिगर आ गई, हायर को हमने चुन लिया 4.5 करोड़। 4.5 करोड़ से ऊपर की कॉस्ट हम आपको नहीं मानेंगे एस CSR एक्सपेंडिचर, एस CSR एलिजिबल CSR एक्सपेंडिचर में बोल देता हूं। तो 2022-23 में आपको 225 करोड़ खर्च करना था, मैक्सिमम 4.5 करोड़ मान लेंगे कि आपने खर्च किया है। किस जरिए से, किस तरीके से? एज इंपैक्ट असेसमेंट कॉस्ट। क्लियर होती है बात? चलिए नाउ अब आ जाते हैं, एक छोटा सा सर्कुलर है जो हमें पढ़ना है CSR के लिए। नरेंद्र मोदी जी ने एक अभियान चलाया, हर घर तिरंगा। कहा कि कितना अच्छा हो कि इंडिपेंडेंस डे पर ये हर घर में तिरंगा हो। अब तिरंगा प्रिंट कराने होंगे, कपड़ा खरीदा जाएगा, प्रिंटिंग होगी, दिए जाएंगे। और इसलिए कोई कंपनी कहती है जी हम ऐसा करते हैं, हम 10 लाख तिरंगे प्रिंट करवाएंगे और लोगों में फ्री बांट देंगे। इसकी जो भी कॉस्ट आएगी वो कॉस्ट हम अपनी जेब से बियर करेंगे, और हम इसे चाहेंगे इसे CSR मान लिया जाए। तो क्या इसे CSR मान लेना चाहिए? सॉरी। तो एक सर्कुलर इशू करके MCA ने बोल दिया बिल्कुल इसे भी CSR मान लेना चाहिए। तो हर घर तिरंगा जो है ये किस बात का है? हमारी देशभक्ति की भावना को जगाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, याद दिलाने के लिए है। तो हम ठीक है, बिल्कुल इसे भी मान लिया जाना चाहिए CSR एक्सपेंडिचर। बस बड़ा सिंपल सा सर्कुलर है, आप लोग खुद से पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। वेल, आ जाते हैं अब अगली अमेंडमेंट पर। सेक्शन 137 है जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये हमें बताता है कि कंपनी आपको एनुअल फाइलिंग करनी होती है, जिसमें आप फाइल करते हो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। उसके लिए हम फॉर्म्स पढ़ते हैं, EOC 4 ये फॉर्म फाइल करना होता है। अगर आपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है तो EOC 4 CFS फाइल करना होता है। और अगर आप एक NBFC हो जिसे इंट AS फॉलो करने होते हैं तो आप फाइल करते हो EOC 4 NBFC इंट AS। और अगर आप XBRL में कवर होते हो तो आप EOC 4 XBRL फॉर्म फाइल करते हो। वो फॉर्म आपको यहां लिखा मिल जाएगा। तो ये सारे फॉर्म्स फाइल करने की रिक्वायरमेंट होती है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। अब अमेंडमेंट क्या है उसे देखते हैं। सपोजिंगली एक कंपनी है जिस पर CSR का सेक्शन 135 एप्लीकेबल है। हमने आपके लिए अब एक कंडीशन बनाई, हमने कहा ये तो फॉर्म आप फाइल करोगे ही करोगे, EOC 4, EOC 4 CFS या EOC 4 XBRL या EOC 4 NBFC इंडियस। साथ में आप क्योंकि CSR के सेक्शन में कवर होते हो तो एक और फॉर्म भी फाइल करोगे। वो फॉर्म कौन सा होगा? वो होगा फॉर्म CSR 2। तो CSR 2 किसे फाइल करना होगा? फाइल करना होगा ऐसी कंपनीज को जो सेक्शन 135 में कवर होती हैं। दैट मीन्स उन पर CSR एप्लीकेबल होता है। जिन जिन कंपनीज पर वो फाइल करेंगी CSR 2। कब फाइल करेंगी? हम कहेंगे जब जब आप फाइल करोगे ये एनुअल फाइलिंग वाले फॉर्म्स, तब तब साथ में अटैच कर देना। तो आप क्या करोगे? CSR 2 को आप अटैच कर दोगे विद द फॉर्म EOC 4 और EOC 4 XBRL और EOC 4 NBFC इंडियस ना। अब एक बात आती है, हमने फाइलिंग की टाइम लिमिट्स पढ़ी हुई हैं जो इस सेक्शन 137 में है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, कंपनी आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ सपोज 31/3/2000, मैं एक पुराना फाइनेंशियल ईयर ले लेता हूं 21। ये आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ। आपको अपनी AGM करनी होती है विद इन 6 मंथ्स, मैक्सिमम 6 मंथ्स के अंदर। तो आपकी एक डेट आ जाएगी 30/9/2021। और फाइलिंग करने के लिए ये सेक्शन 137 जो हम पढ़ रहे हैं ये आपको 30 डेज का टाइम देता है। तो 30 डेज में फाइल करोगे तो आपके लिए जो लास्ट डेट आ जाएगी फाइलिंग की वो आ जाएगी 30/10/2021। ये 31 अक्टूबर नहीं होगी, 30 अक्टूबर की डेट ही होगी, जो हो गई, ये हो गई लास्ट डेट फॉर फाइलिंग। फाइलिंग की लास्ट डेट हो गई किस सेक्शन के तहत? एज पर सेक्शन नंबर 137। अब ये जो अमेंडमेंट लाई गई तो गवर्नमेंट ने एक बात सोची, हम फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए 2021 के लिए थोड़ा आपको एक्स्ट्रा समय दे देते हैं। हम आपको ये टाइम लिमिट नहीं दे बोल रहे फाइल करने के लिए। 30/10/2021 आपको नहीं टाइम लिमिट होगी, हम CSR 2 फाइल करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं। वो एक्स्ट्रा टाइम क्या दे रहे हैं अब इसे पढ़ लेते हैं। हमने कहा टाइम जो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा वो टाइम मिलेगा आपके लिए
30 जून 2022 ये वो डेट है जो अमेंडमेंट के बाद आई है। पहले डेट थी 31 मई 2022, उसे अमेंड करके कर दिया गया 30 जून 2022। अगर आप देखेंगे आपको कितना समय एक्स्ट्रा मिल गया, लगभग अगर मैं कहूंगा जो आपकी डेट थी 30 अक्टूबर 2021 वो डेट हो गई है 30 जून 2022। तो कितने मंथ्स का मैं कहूंगा आपको एक्स्ट्रा टाइम दे दिया गया है। यहां पर हम ले लेंगे 2 तो 6, 8 मंथ्स एक्स्ट्रा आपको मिल गए हैं। ये 8 मंथ्स की बात आपको एग्जाम में नहीं लिखनी, रीजन मीन एग्जाम में वही डेट्स लिखनी चाहिए, वही फैक्ट्स लिखने चाहिए जो लॉ में और रूल्स में लिखे गए हैं। तो 8 मंथ्स किस लिए बोला, जिससे आपको इतना, कई बार हमें वो टाइम लिमिट टाइम ध्यान रह जाता है जो मैं आपको बता रहा हूँ 8 मंथ्स का। तो टाइम लिमिट निकल कर तो ये आती, पर हमने आपको 8 मंथ्स का एक्स्ट्रा टाइम दे दिया। टाइम लिमिट हो गई आपके लिए 30 जून 2022। अब अगले फाइनेंशियल ईयर जो हुआ वो हुआ 2021-22। इसके लिए हमने CSR2 फाइल करने के लिए यहां भी आपको टाइम लिमिट एक्स्ट्रा दी, पर कितनी एक्स्ट्रा दी, यहां आपको 31 मार्च 2023 तक की टाइम लिमिट दी। तो यहां आपको कितने समय एक्स्ट्रा मिला है, यहां आपको 6 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल गए, 6 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल गए। तो आपको डेट्स जो याद रखनी है वो ये डेट्स याद रखनी है। फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए आपकी डेट क्या आती, आपकी डेट आती 30 अक्टूबर 2022, पर आपको 30 अक्टूबर 2022 के बजाय डेट दी गई है 31 मार्च 2023। दैट मीन 6 मंथ्स आपको, 6 मंथ्स नहीं, गलत लिख दिया भाई मैंने, शायद 5 मंथ्स होंगे ना, अक्टूबर से है, नवंबर, दिसंबर एंड मार्च, सॉरी, ये 6 मंथ्स नहीं होगा, ये होगा 5 मंथ्स। आपको 5 मंथ्स का एक्स्ट्रा टाइम दे दिया गया। और जो फाइनेंशियल ईयर था आपका 2021, इसके लिए जो आपको टाइम लिमिट दी गई वो दी गई 30 जून 2022। इसका मतलब आपको 8 मंथ्स एक्स्ट्रा मिले। चलिए, तो अमेंडमेंट क्या हो गई, अगर आप सेक्शन 135 में कवर होते हो तो आपको फॉर्म CSR2 भी फाइल करना होगा। और CSR2 फाइल करोगे कैसे, एज एडेंडम टू। इसका मतलब जब आप फाइल कर रहे होगे अपने एनुअल फाइलिंग वाले फॉर्म्स, AOC वाले फॉर्म्स, उसे साथ फाइल कर देना, ये CSR2 भी। बस इन 2 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए आपको दे दिया गया एक्स्ट्रा टाइम। इसके अगले जो भी फाइनेंशियल ईयर्स होंगे उसमें कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। तो लास्ट डेट क्या आएगी, एज पर सेक्शन 137 आएगी, जो मैंने आपको यहाँ निकाल कर भी बता दी है। तो ये हमारी सारी अमेंडमेंट्स हो गई जो कि May 23 एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल हैं। आई बिलीव आपको ये अमेंडमेंट समझ में आ गई होंगी। शायद आप 10 से 15 मिनट अभी लगा लेंगे तो ये अमेंडमेंट्स बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ भी जाएंगी। और बेहतर होगा कि जब आप इन अमेंडमेंट्स को करें तो साथ में जो सेक्शन है, पूरे का पूरा सेक्शन, पूरा कंसेप्ट, उसे भी जरूर करें ही करें, जिससे कि पुराना सेक्शन भी साथ में अच्छे से हो जाए। एक बार मैं आपको पहले गो थ्रू कर लेते हैं, कोई अमेंडमेंट बीच में रह तो नहीं गई है। आई गेस हमने कोई अमेंडमेंट मिस नहीं की है। यस, हमने सारी अमेंडमेंट्स कर ली हैं। सो आप लोगों को बहुत अच्छे से रिवाइज करना चाहिए इन अमेंडमेंट्स को भी, और इवन जो सेक्शन से रिलेटेड ये अमेंडमेंट्स हैं उन्हें भी, और जहां अमेंडमेंट नहीं है वो भी। अब ऐसा थोड़ी है अमेंडमेंट वाली चीज़ हुई है उससे रिलेटेड कोई आप रिवाइज करोगे तो आप पूरे का पूरा सिलेबस ही रिवाइज। तो अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे चीज़ें बहुत अच्छे से याद होंगी, बस समय समय पर करते रहिए रिवाइज। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, डू वेरी वेल, बाय बाय, टेक केयर।